औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स सिस्टम के बारे में है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स सिस्टम जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हाई प्रेशर सिस्टम कहलाता है और एक लो प्रेशर सिस्टम कहलाता है। आज हम बात करेंगे हाई प्रेशर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। NFPA 12 जो है वो स्टैंडर्ड है ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स पे। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपके एरिया में इंस्टॉल है या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या उसकी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस देखना चाहते हैं तो आपको NFPA 12 को रीड करना होगा। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तकरीबन एक सेंचुरी से फ्लेमेबल लिक्विड्स की, गैस की या फिर इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज इक्विपमेंट की आग को एक्सटिंग्विश कर रही है। और जो ये पहली दफ़ा इंस्टॉल हुई है ये तकरीबन 1910 से 1915 के दरमियान यूरोप में पहली दफ़ा ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक नॉन कंडक्टर है, नॉन कंबस्टेबल है और जब ये रिलीज़ होती है तो ये कोई कहना चाहिए रेजिड्यू नहीं छोड़ती है और ये मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट भी नहीं करती है। और इसका अपना प्रेशर होता है, जब ये सिलेंडर से डिस्चार्ज होती है तो अपने ओन प्रेशर पर डिस्चार्ज हो रही होती है और एज अ गैस जो है ये पेनिट्रेट कर जाती है और स्प्रेड हो जाती है पूरे एरिया में जहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब कुछ डिस्चार्ज प्रॉपर्टीज़ की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कि जो टिपिकल डिस्चार्ज है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का, ये इसका वाइट कलर होता है। जैसे कि हम जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है हम देखते हैं कि वाइट क्लाउड सा वहाँ पे आ रहा है और ये जो क्लाउड की अपीयरेंस है ये फाइनली डिवाइडेड आइस पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लैश वेपर्स के साथ वहाँ पे होते हैं। और जो लो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से कुछ वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और वो एडिशनल फॉग बनने का बायस बनते हैं और वो वहाँ पर रहते हैं आफ्टर द टाइम द ड्राई आइस पार्टिकल्स हैव सेटल्ड आउट और सबलाइम। जब तक वो ड्राई आइस पार्टिकल जो हैं या तो वो सेटल डाउन नहीं हो जाते या सबलाइम नहीं हो जाते। अब वेपर डेंसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी जो वेपर डेंसिटी अगर हम एयर से कंपेयर करते हैं 1.5% ज़्यादा है, यानी कि ये हवा से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा भारी है। और जो कोल्ड डिस्चार्ज है इसकी जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटर डेंसिटी है, विच अकाउंट्स फॉर इट्स एबिलिटी टू रिप्लेस एयर अबव बर्निंग सर्फेसिस एंड मेंटेन अ स्मदरिंग एटमॉस्फेयर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ कर रहे होते हैं तो चूंकि ये हवा से भारी होती है, जो फ्यूल की सर्फेसिस पे जहाँ आग लगी है वहाँ से एयर को डिस्प्लेस कर देती है और जब ये एयर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगी तो वहाँ पे एक स्मदरिंग इफेक्ट बन जाता है और आग जो है स्मदरिंग इफेक्ट की वजह से बुझ जाती है। और जो टोटल फ्लडिंग सिस्टम में हम इसको यूज़ करते हैं तो द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर विल बी डेंसर देन द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। और एम्बिएंट एटमॉस्फेयर से ज़्यादा जो है ये डेंस हो जाती है उस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ हम इसको टोटल फ्लडिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो ड्राई आइस पार्टिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं डिस्चार्ज के टाइम पे वो अपने साथ कैरी करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये बिल्डअप होता है अनग्राउंड डिस्चार्ज नोजल्स पे। जिन भी नोजल्स को हमने ग्राउंड नहीं किया होता प्रॉपर्ली ये वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और अगर हमने शॉक के हैजर्ड्स से प्रिवेंट करना है पर्सनल को या अनवांटेड स्टैटिक डिस्चार्ज जो है जो कि एक पोटेंशियली एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर बन सकता है, उसको अगर हमने रिमूव करना है तो जितनी भी डिस्चार्ज नोजल्स हैं उनको हमें ग्राउंड करना होगा। दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ नोजल्स एंड प्ले पाइप्स यूज इन होज हैंड होज लाइन सिस्टम। यानी हैंड होज लाइन सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, फिक्स सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो डिस्चार्ज नोजल्स या फिर जो उसका प्लाई पाइप्स हैं उनको हमने ग्राउंड करना होगा। अब किन एरियाज़ में हम CO2 फिक्स सिस्टम जो कि हाई प्रेशर है उसको इंस्टॉल करते हैं? प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, वॉल्ट्स हैं, डिप टैंक्स हैं, स्प्रे बूथ्स हैं, ओवन्स हैं, इंजन रूम्स हैं, जनरेटर्स हैं, कोटिंग मशीन्स हैं, प्रोसेस इक्विपमेंट हैं, फ्लेमेबल गैस और लिक्विड स्टोरेज एरिया है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंस्टॉल करते हैं फिक्स सिस्टम को। अब इसकी एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्राइमरी मैकेनिज्म जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक्सटिंग्विश करता है फायर को ऑक्सीजन रिडक्शन से, यानी उस जगह से ऑक्सीजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और स्मदरिंग इफेक्ट बन जाता है जिसकी वजह से ये आग को बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कूलिंग इफेक्ट भी करता है, लेकिन जो कूलिंग इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिलेटिवली स्मदरिंग से अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो बहुत स्मॉल होता है और लेकिन ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट ज़रूर करता है आग को बुझाने में कूलिंग इफेक्ट के थ्रू, पर्टिकुलरली व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द बर्निंग मटेरियल। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम डायरेक्टली बर्निंग मटेरियल पे अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा वो कूलिंग इफेक्ट वहाँ पर दे रहा होता है। इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या हैं? इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हम कहते हैं टोटल फ्लडिंग और एक हम कहते हैं लोकल एप्लीकेशन।
तो वन मेथड इज़ टू डिस्चार्ज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द एजेंट इनटू एन एनक्लोज टू क्रिएट एन एक्सटिंग्विशिंग एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द इनक्लोज एरिया। यानी कि किसी एक बंद एरिया में, बंद कमरे के अंदर हमारे पास कोई ऐसा हैज़र्ड है जिसको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इंस्टॉल किया हुआ है, तो जब वहाँ पे पूरा सिस्टम डिस्चार्ज होगा तो हम इसको टोटल फ्लडिंग के तौर पे ले रहे होते हैं। और जो सेकंड मेथड होता है उसमें एजेंट को हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं बर्निंग मटेरियल के ऊपर, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, विदाउट रिलाइंग ऑन एनक्लोजर टू रिटेन द कार्बन डाइऑक्साइड। हम इस पर रिलाई नहीं कर रहे होते कि ये एरिया इनक्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रहेगी, नहीं। लोकल एप्लीकेशन में हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस जगह पे हैज़र्ड है, जिस जगह पे आग है, हम डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको लोकल एप्लीकेशन कह रहे होते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें लाइफ सेफ्टी कंसिडरेशन का ख्याल रखना है। यानी कि जो अभी तक हमने इससे पहले जो दो हमने टॉपिक्स देखे थे, जो व्लॉग्स देखे थे, उसमें क्लीन एजेंट्स की हम बात कर रहे थे, जिसमें FM200 था, इनर्जिन या IG541 था, जो कि ह्यूमन के लिए भी सेफ़ थी, इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ह्यूमन के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो हमें बहुत सारी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस एरिया में भी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। So to gain the benefits of carbon dioxide extinguishing system while minimizing risk to people, serious attention must be given to personal safety. अभी यहाँ पे यही चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा है, ख़ासतौर पर NFPA 12 भी इसके बारे में बताता है कि आपने पर्सनल सेफ्टी को बहुत ज़्यादा केयर करनी है, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है पर्सनल सेफ्टी का। So personal safety must be considered in the design, installation, maintenance एंड यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम के पूरी इफादियत चाहते हैं तो आपको ये तमाम चीज़ों का, यानी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में पर्सनल सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और NFPA 12 जो है वो डिस्कस करता है पर्सनल सेफ्टी एट लेंथ, यानी बहुत बड़े पैमाने पे उसको NFPA 12 जो है पर्सनल सेफ्टी के बारे में बात कर रहा है। एक और चीज़ है, जो अगर आप जब NFPA 12 को पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो उसका NFPA 12 में चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 जो है वो आपको बताता है सेफ्टी साइंस के बारे में। यानी जिस जगह पर आपने CO2 का फिक्स सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम या लो प्रेशर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ पे आपने सेफ्टी साइंस लगाने हैं। ये दो मैंने एग्जांपल की आपके लिए सामने लगाए हैं, जिसमें एक वार्निंग साइन आपको कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन कॉज इंजरी और डेथ व्हेन अलार्म ऑपरेट्स, डू नॉट एंटर अंटिल वेंटिलेटेड। कि जब अलार्म एक दफ़ा एक्टिवेट हो गया तो आपने उस जगह पे एंट्री नहीं देनी है जब तक वो पूरा एरिया अच्छे से वेंटिलेट ना हो जाए। और सेकंड में वो कहता है कि एवरी प्रोटेक्टेड स्पेस में आपने लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन कॉज इंजरी और डेथ व्हेन अलार्म ऑपरेट्स, इवैक्यूएट इमीडिएटली। इसी तरह के दो और साइंस हैं जो किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड एरिया, जहाँ पर जिस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड आपने इंस्टॉल की है उस एरिया के बाहर आपने लगाना होगा, ताकि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता चल जाए, या वहाँ जो लोग एंटर होने लगे हैं, जहाँ आपने CO2 का पूरा सिलेंडर बैंक्स रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी अगर लोग एंटर हो रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से पता हो कि वो एक हैज़र्डस एरिया में एंटर हो रहे हैं, और अगर यहाँ पे CO2 एक्टिवेट हो जाती है तो उनकी लाइफ को ख़तरा है। तो ये सेफ्टी साइंस को ज़रूर चेक कीजिएगा NFPA 12 चैप्टर 4 2.3.2 में, जो कि आपको अच्छे से बता रहा होगा कि आपने जहाँ भी CO2 को इंस्टॉल किया वहाँ पे आपने किस तरह के सेफ्टी साइंस लगाने हैं। अगर आपके एरिया में अभी तक नहीं लगे हैं तो उसको चेक कीजिए और वो साइंस वहाँ से लीजिए, उसको बड़े साइज़ पर लीजिए और अपने एरिया में इंस्टॉल कीजिए, ताकि लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि इस एरिया के अंदर या इसके सराउंडिंग में CO2 फिक्स सिस्टम मौजूद है। स्टोरेज, जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई प्रेशर सिलेंडर्स के अंदर स्टोर की जाती है। स्टोरेज टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ, और हाई प्रेशर सिस्टम जो है नॉर्मली डिज़ाइन होता है कि वो ऑपरेट हो प्रॉपर्ली विद स्टोरेज टेम्परेचर, जिसकी रेंज जो है 0 से 49 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो, तो वहाँ के लिए रिकमेंड किया जाता है। सिस्टम कंट्रोल्स, मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम जो है वो इनकॉर्पोरेट होते हैं 3 सिस्टम के साथ, जिसमें ऑटोमेटिक भी है, नॉर्मल मैनुअल ऑपरेशन भी है और इमरजेंसी ऑपरेशन भी है। तो एक एक करके इनको देखते हैं ये क्या चीज़ किस तरह से एक्टिवेट होती है। जो ऑटोमेटिक एक्चुएशन है, जनरली फायर डिटेक्टर्स जो हैं वो सेंस कर रहे होते हैं एबनॉर्मल हीट को। स्मोक और फ्लेम इनिशिएट ऑटोमेटिक एक्चुएशन, स्मोक या हीट डिटेक्टर या फ्लेम डिटेक्टर जो हैं वो इसको सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्चुएट कर देगा। डिटेक्टर ऑन सेंसिंग अ फायर कंडीशन इनिशिएट अ सिग्नल एट एन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल, वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल पे सिग्नल जो है वो भेज देगा और उसके साथ ही सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आपके पास फिर वही एक 30 सेकेंड का टाइम डिले होगा। नॉर्मल मैनुअल ऑपरेशन क्या है? In modern CO2 systems, normal manual operation is typically by a manual call point station connected to an electrical
कंट्रोल पैनल, वहाँ पर एक मैनुअल कॉल पॉइंट आपने देना है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है वहाँ पे इंडिकेशन चली जाएगी और वहाँ से वो रिलीज़ का क्वेश्चन सिस्टम को दे देगा। इमरजेंसी मैनुअल ऑपरेशन, इमरजेंसी मैनुअल ऑपरेशन क्या करता है, ये रिलीज़ करता है उस फंक्शन को इंडिपेंडेंटली ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड मस्ट बी फुली मैकेनिकल इन नेचर। अब इसको मैकेनिकली आपने लेट्स सपोज के जहाँ CO2 का सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ आपके पास एक मास्टर पायलट सिलेंडर भी होगा, तो उस मास्टर पायलट सिलेंडर को किस तरह से आप मैकेनिकली ऑपरेट कर सकते हैं ये उसके बारे में बता रहा है। बिफोर ऑपरेटिंग इमरजेंसी मैनुअल रिलीज इंश्योर दैट द हैजर्ड एरिया इज इवैक्यूएटेड एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट एंट्री ऑफ पर्सनल। तो जब भी आप उसको मैनुअली रिलीज़ करने जा रहे हैं आपको इंश्योर करना है कि उस एरिया से तमाम लोग इवैक्यूएट कर चुके हों और कोई भी शख्स दोबारा से एंट्री उस एरिया में ना कर रहा हो। इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने आज समझा है कि समझने की कोशिश की है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स सिस्टम क्या होता है, ख़ासतौर पे हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री हमने देखी है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, डिस्चार्ज प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, वेपर डेंसिटी के बारे में बात की है, स्टैटिक चार्ज को समझने की कोशिश की है जब CO2 रिलीज़ होती है, एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ या आग को कैसे स्मदरिंग तरीके पे बुझाती है, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन क्या है, टोटल फ्लडिंग या फिर नॉर्मल लोकल एप्लीकेशन, फिर लाइफ सेफ्टी कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए और सेफ्टी साइंस को हमने किस तरह से देखना है, स्टोरेज सिलेंडर का कैसा होता है और सिस्टम कंट्रोल कैसे होता है, यानी ऑटोमेटिक नॉर्मल ऑपरेशन या फिर इमरजेंसी ऑपरेशन। तो होप इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको समझा पाया हूँगा जो आपके लिए ज़रूर काम आएंगी। और ग्लिम्सेस ऑफ अपकमिंग वीडियो जो है इसमें जैसे मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दो सिस्टम्स में है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर हमने समझ लिया है, तो इंशाल्लाह अगला जो व्लॉग होगा वो लो प्रेशर के बारे में होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, लो प्रेशर सिस्टम किस तरह से काम कर रहा होता है और एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन उसकी क्या है, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।